नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 24 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 24 का जो पहला क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है। तो भूमध्य रेखा पर एक दिन की जो अवधि होती है वो 12 घंटे होती है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि ऐसी कौन सी रेखा है जहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात भी भूमध्य रेखा पर ही बराबर होते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि उस रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है आपकी 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री रेखा भी कहा जाता है। इसी का ही जो है नाम है विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और आपकी भूमध्य रेखा, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर आप भी एस्पिरेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो शाम को आराम से घर आके हमारी क्लासेस को देख सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइव क्लासेस चलती है। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए 7876145409। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग टीचर पढ़ाने वाला है और साथ में मिलने वाले हमारे बैच के साथ आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स अगर आप हमारे बैच में एनरोल होते हैं तो अगर बात करें भूमध्य रेखा की, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि आपका जो इक्वेटर लाइन है इसको दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है। तो भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में बांटने वाली नदी है कांगो नदी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। देखिए, दो प्रकार की रेखा होती है पृथ्वी पे। जो होती है आपकी पूरब से पश्चिम होती है अक्षांश रेखा, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध होती है उनको बोलते हैं आपका देशांतर रेखा। तो देशांतर और अक्षांश दोनों याद रखना है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भी भूमध्य रेखा है। इसकी लंबाई की अगर मैं बात करता हूँ तो 40,075.16, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी बहुत दफ़ा पूछ लेता है कि जो भूमध्य रेखा है वो विश्व के कितने देशों से गुजरती है। तो अगर बात करें भूमध्य रेखा की तो ये विश्व के 13 देशों से गुजरती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली आपकी इस टेट परीक्षा के लिए, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि गायत्री मंत्र में किस देवता और देवी की उपासना की गई है। तो अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो इसमें भगवान सूर्य देवता की उपासना की गई है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये बताया गया है कि ये जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता की पुत्री सावित्री को संबोधित किया गया है। और अगर बात करें ऋग्वेद की, बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में ऋग्वेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, टोटल वेद 4 है और सबसे पुराना जो 4 वेदों में जो वेद आता है ना वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में श्लोक कितने हैं। तो अगर बात करें ऋग्वेद में आपके 1028 श्लोक है। 1028 श्लोक है। या सूक्ति जो है वो कितनी है आपकी 1028 है। इस बात को सूक्त जो है वो कितने 1028 है। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10,462 के आसपास जो है मंत्र भी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का सबसे प्रिय देवता कौन थे। तो ऋग्वेद के जो सबसे प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। ये भी आपको याद रखना है। इंद्र जो है वो ऋग्वेद में सबसे प्रिय देवता थे। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी। तो ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी थी वो थी आपकी सरस्वती नदी। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये बात आप डिटेल से याद रखेंगे।
दूसरा वेद है यहाँ पे यजुर्वेद। अगर बात करें ऐसा वेद, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है, तो यज्ञ एवं अनुष्ठानों से संबंधित जो वेद है वो था यजुर्वेद। कौन सा वेद था आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है वो यज्ञ एवं अनुष्ठानों से संबंधित वेद था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपका ये भी पूछता है कि जो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो गद्य और पद्य दोनों में जो वेद है वो है यजुर्वेद। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का वो कौन सा वेद है जो भारतीय संगीत से संबंधित है, तो भारतीय संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। ये भी आपको जरूर याद रखना है। और जादू टोने और वशीकरण से जो संबंधित वेद है वो है अर्थवेद। और भारत का जो सबसे नया वेद है ना वो भी अर्थवेद है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट इस परीक्षाओं के लिए रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? अगर बात करें गुरु अर्जुन देव की तो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गुरु अर्जुन देव की बात करें तो अगर टेट परीक्षा का लेवल बढ़ाया जाता है तो इनका कार्यकाल जरूर पूछा जाएगा। तो 1581 से 1606 तक इनका कार्यकाल था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें गुरु अर्जुन देव की, ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे और इनके द्वारा वर्ष 1604 में इन्होंने क्या किया था? 1604 में सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? गुरु अर्जन देव के द्वारा की गई थी। और गुरु अर्जन देव जी के द्वारा ही जो है जो हरमिंदर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण भी करवाया गया था। तो अमृतसर में स्थित जो आपका गोल्डन टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया? तो ये भी गुरु अर्जन देव के द्वारा ही करवाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे? तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे गुरु अर्जन देव। इस बात को आपने याद रखना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन देखो आपको परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आपने इन सभी क्वेश्चन को डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। तो गुरु रामदास जी सिख धर्म के आपके चौथे गुरु थे। इस बात को आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो गुरु रामदास थे वो सिख धर्म के चौथे गुरु तो थे, लेकिन इनके द्वारा क्या किया गया था? तो इनके द्वारा अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना की गई थी। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर जो शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अमृतसर शहर की स्थापना सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के प्रवर्तक, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पहले गुरु गुरु नानक देव थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो पहले तो सबको आता है, तो दूसरे भी आपको आने चाहिए, गुरु अंगद देव। और गुरु अंगद देव जी के द्वारा ऐसा क्या किया गया था जो इनके बारे में बार बार टेट परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा लंगर प्रथा को स्थायी बनाया गया। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी? गुरुमुखी लिपि। इसी गुरुमुखी लिपि का जो है इन्होंने क्या किया था? आविष्कार किया था। बहुत दफ़ा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है कि मुगल बादशाह हुमायूं के सिख गुरु कौन से समकालीन, मतलब उनके टाइम पे जो होते थे, तो उनका नाम क्या था? तो अगर बात करें उन गुरु की, तो उन गुरु का नाम था आपका गुरु अंगद देव। भाई, गुरु अंगद देव आपके हुमायूं के समकालीन भी थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तीसरे गुरु थे गुरु आपके अमरदास, और जो कि गुरु अंगद देव जी के बाद जो है वो सिख धर्म के गुरु बनते हैं। गुरु अमरदास के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपने याद रखना है कि इन्होंने जो है बावली साहब एक जो है वो सीढ़ियाँ खुदाई थी, एक तिरस्थल बनाया था जहाँ पे बावली साहब उसका नाम दिया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा गया सिख धर्म के छठे गुरु। तो छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, सातवें गुरु थे गुरु हरि राय और आपके हर राय, और आठवें थे गुरु हरकिशन, नौवें थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें थे गुरु गोविंद सिंह। तो इनको हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, पिछली भी एक आधी पार्ट में हमने इनको देखा है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? अच्छा, 2011 की जो सेंसस हुई थी उसके अनुसार जो हिमाचल की ऐसा जो आपका जिला जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है, तो वो आपका जो जिला है वो है चंबा। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जो चंबा की जो साक्षरता दर है ना वो बहुत कम थी। 2011 के अनुसार कितनी थी ये भी आपको पता होनी चाहिए। 73.19% लोग चंबा में जो है वो पढ़े लिखे थे। इस बात को आपने
आपने याद रखना है। अगर सबसे कम आपको पता है तो सबसे ज़्यादा भी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमीरपुर की थी। हमीरपुर की जो साक्षरता दर थी वो थी आपकी 89.01%। ये सारी बातें आपको याद रखना है। तो 89.01% साक्षरता दर थी आपकी हमीरपुर ज़िले की। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि ऑप्शन में जो यहाँ पे नाम दिए है लाहौल स्पीति की साक्षरता दर सर कितनी थी। तो लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 77.24% थी। अगर बात करें उन्ना जिले की, तो उन्ना जिले की साक्षरता दर हिमाचल प्रदेश में दूसरा ऐसा जिला जिसकी सर्वाधिक साक्षर, मतलब कि दूसरे नंबर पे जहाँ पे सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है। तो उन्ना जिले की जो साक्षरता दर थी ना वो थी आपकी 87.23%। ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर बात करें आपका कांगड़ा तीसरा सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला था। यहाँ की साक्षरता दर 86.49% थी। पेपर के लेवल को बढ़ाया जा रहा है, और जब लेवल को बढ़ाया जाता है तो क्वेश्चन को भी डिटेल से पढ़ना पड़ता है। और पूरे हिमाचल की जो साक्षरता दर 2011 के अनुसार थी, कई बार ये 82.80% होती है और कई किताबों में 83% भी दी गई है। तो ज़्यादा सर्वमान्य जो है 82.80 है भाई, ये 2011 के अनुसार है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार कितनी थी? 82.80%। इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज, हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त थे। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के प्रथम सूचना आयुक्त की तो इनका नाम था PS राणा। क्या नाम था? PS राणा। अब ऑप्शन में दिया है NC मेहता। भाई NC मेहता कौन थे? ठीक है, तो अगर NC मेहता की बात करें तो NC मेहता हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इनका नाम था NC मेहता। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये KC मेहता नहीं है, बहुत बार KC होता है, ये KL मेहता है। चलो इन्होंने ऑप्शन में दिया है तो ये तो है ही नहीं कुछ, KC तो KL मेहता है। अगर KL मेहता की बात करें तो KL मेहता क्या है? तो अगर बात करें KL मेहता की तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव थे, आपके पहले चीफ सेक्रेटरी थे। तो पहले चीफ सेक्रेटरी आपके KL मेहता थे। अच्छा, KL सेठी भी कुछ थे। अगर KL सेठी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निर्देशक थे। तो एक एक करके हमने देख लिया। PS राणा प्रथम सूचना आयुक्त थे। NC मेहता अगर इस बार पूछा गया तो बोलेंगे पहले मुख्य आयुक्त थे, फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। अगर क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएगा KL मेहता कौन थे तो बोलेंगे आपके पहले मुख्य सचिव थे, मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव होते हैं। और फिर आपका KL सेठी का नाम अगर दे दिया तो गलती नहीं करेंगे, हिमाचल प्रदेश के प्रथम क्या थे? आपके हिमाचल प्रदेश के प्रथम शिक्षा निर्देशक। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर, प्रथम मुख्य उपायुक्त कौन थे? तो वो थे E पेड्रल मून, जिनको शॉर्टकट में बोला जाता है प्यार से EP मून। क्या बोला जाता है? EP मून बोला जाता है। फिर आपके हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री सबको पता है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। क्वेश्चन पूछने वाला बहुत दफ़ा पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर, पहले राज्यपाल कौन है? तो पहले राज्यपाल थे S चक्रवर्ती। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल आपको याद रखना है S चक्रवर्ती थे। पहली महिला राज्यपाल अगर पूछी जाएगी तो हिमाचल की पहली महिला राज्यपाल थी शीला कौल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश के पहले विधानसभा स्पीकर कौन थे? तो पहले विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश के थे पंडित जयवंत राम। कौन थे? पंडित जयवंत राम। और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा, ये बात आप ध्यान से सुन लेना। दिसंबर नवंबर में जब आप पेपर देने जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की तो इनका नाम था श्रीमती विद्या स्टोक। तो श्रीमती विद्या स्टोक हिमाचल प्रदेश की पहली महिला विधानसभा स्पीकर थी। अगर बोलेंगे पहली विधानसभा तो पंडित जयवंत राम आएगा, लेकिन अगर पहली महिला बोली है तो विद्या स्टोक आपको याद रखना है। ये बात ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ही परीक्षाओं में काम आने वाली है, ये बात ही आपको नंबर दिलाने वाली है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत दफ़ा ये पूछ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की वो महिला, प्रथम महिला जो लोकसभा में जिसने प्रतिनिधित्व किया था और भारत की कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य थी, तो इनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर। क्या नाम था? राजकुमारी अमृत कौर। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हिमाचल प्रदेश के पहले डिप्टी स्पीकर कौन थे? डिप्टी होता है आपका उपाध्यक्ष। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी इसके पहले जो उपाध्यक्ष थे, पहले पूछा है, वर्तमान में तो विनय कुमार है, लेकिन अगर पहले की बात करें तो श्री कृष्ण चंद। कौन थे? श्री कृष्ण
चंद। तो ये भी आपको डिटेल से याद रखना है कि श्री कृष्ण चंद जो है वो कौन थे। तो श्री कृष्ण चंद जो है पहले डिप्टी स्पीकर थे विधानसभा के। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें परीक्षाओं में काम आने वाली है। ये सारी की सारी बातें आपसे परीक्षाओं में कभी भी पूछी जा सकती है, इसलिए गलती करने की गुंजाइश ना के बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन सी है। अप्राकृतिक झील कौन सी। प्राकृतिक होती है जो प्रकृति में खुद से बन रखी है, अप्राकृतिक होती है जो मानव ने खुद बना रखी है। तो मानव के द्वारा बनाई गई जो झील है वो है गोविंद सागर झील। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। हिमाचल के किस जिले में, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, तो बोलेंगे हिमाचल के बिलासपुर जिले में है और ये भाखड़ा बांध पर बनी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपकी रेणुका झील कहाँ पर है। तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में है। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेणुका झील है तो सिरमौर ज़िले में, लेकिन आप ये बताइए कि जो रेणुका झील है वो हिमाचल की कैसे झील है। तो हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, तो हिमाचल की सबसे बड़ी जो प्राकृतिक झील है ना वो रेणुका झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। ये बातें परीक्षाओं के लिए काम आने वाली बात है, ये परीक्षाओं में नंबर दिलाने वाली बात है, इसलिए आप इन बातों को बहुत ही डिटेल से याद रखिए। ये बातें आपको जो है सीधे सीधे नंबर परीक्षाओं के लिए दिलाएगी। क्वेश्चन पूछेगा हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी मानव निर्मित या कृत्रिम झील, तो है पंडो। इसके बारे में हम सेम क्वेश्चन एक टेट परीक्षा के लिए मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ाया, वहाँ भी पूछा गया था और सेम ही क्वेश्चन है, ऑप्शन बदले हैं बस। चमेरा झील, भाई चमेरा झील है चंबा में, और अगर चमेरा की मैं बात करता हूँ तो ये रावी नदी के तट पर है और ये भी एक कृत्रिम झील है। तो चमेरा झील भी आपको याद रखना है, रेणुका झील भी याद रखना है। पंडो झील आपका मंडी में है, ब्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम है। और अगर सबसे बड़ी की बात करें तो गोविंद सागर सबसे बड़ी है। तो हर एक बात आपको डिटेल से याद रखनी है, परीक्षाओं में काम आने वाली है हर एक बात। देखो मैं बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में भी बता रहा हूँ, लेकिन एक लेवल तक बता रहा हूँ जितना क्वेश्चन पे क्वेश्चन बन सकता है, ताकि आप ज़्यादा ना कंफ्यूज हो और जितना ज़्यादा आपको डाटा मिलेगा वो आपको बेस्ट रहने वाला है। जैसे कि आज हम झीलें पढ़ने वाले सिर्फ यहाँ पे मंडी की, तो मंडी की झीलों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मंडी में कौन कौन सी है। वैसे तो मैं बहुत बार बताता हूँ, तो आज की वीडियो में मंडी की झीलें हम करेंगे। मंडी में है रिवाल्सर झील, रिवाल्सर। मंडी में है कुंतब्योग, भाई कुंतब्योग भी कहाँ पर है, तो कुंतब्योग भी मंडी में है। कलासर झील भी आपके मंडी में है। सुक्सर झील भी आपके कहाँ पर है, मंडी में। और पंडो झील भी आपके मंडी में है। और पराशर की बात करेंगे तो पराशर झील भी आपके मंडी जिले में है। तो एक बार पुनः मैं बताता हूँ, रिवाल्सर, कुंतब्योग, कलासर, कलासर के अलावा सुक्सर और पराशर। देखो ये कितने आसान है, कलासर, सुक्सर, पराशर, है ना। कलासर, सुक्सर और पराशर। देखो जिसमें पीछे सर शर आ रहा है, चाहे आपका कलासर है, सुक्सर है, पराशर है, तो ये सारी की सारी झीलें कहाँ होगी, मंडी जिले में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम लघु उद्योग इकाइयां हैं। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे कम लघु उद्योग की जो इकाइयां हैं वो जो है वो किन्नौर जिले में स्थित है। अच्छा, ये किन्नौर में है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, किन्नौर में हिमाचल प्रदेश की सबसे कम लोएस्ट नंबर ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। सबसे ज़्यादा परमाणु अवधि में जो है वो इंडस्ट्रीज आती है हिमाचल के अंदर, ये बात आपको याद रखना है। औद्योगिक शहर अगर मैं कहूँ तो सोलन को, परमाणु बद्दी को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। अगर किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किन्नौर का जो मुख्यालय है वो रिकांगपिओ में है। कहाँ पर है, रिकांगपिओ में किन्नौर का मुख्यालय है। किन्नौर में एक घाटी है रिब्बा, यहाँ से टेट परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वैली ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों की घाटी, ये कहाँ पर है, किन्नौर में रिब्बा घाटी। किन्नौर की एक बसपा घाटी है, यहाँ से भी ये भी हमेशा टेट में आता है कि बसपा घाटी कहाँ पर है। तो बसपा घाटी को सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपके किन्नौर जिले में। तो ये सारे क्वेश्चन देखो अक्सर टेट परीक्षाओं के लिए पूछे जाते हैं। और बहुत जल्द मैं करंट अफेयर की भी सीरीज एचवी टेट नवंबर के लिए चलाऊंगा। साइकोलॉजी बहुत जल्द कंटिन्यू रहने वाला है, लगातार साइकोलॉजी की धमाकेदार वीडियोज़ आपके लिए यूट्यूब के अंदर मिलने वाली है, जहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स मेरी वीडियोज़ के द्वारा ही क्लियर होने वाले हैं। और किन्नौर से विधानसभा की एक ही सीट है। और वर्तमान में जो आपके राजस्व मंत्री है किन्नौर से जो आते हैं, आपके बागवानी मंत्री अगर मैं कहूँ तो आपकी कौन है, आपकी जगत सिंह नेगी। तो जगत सिंह नेगी की बात करें, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर विधानसभा से आते हैं। किन्नौर में एक ही विधानसभा की है, लाहौल स्पीति में भी भाई एक ही है। दोनों ही क्या है, एसटी की विधानसभा सीट है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 3 ही विधानसभा सीटें हैं, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में टेम्पोला पर्वतीय दर्रा। अगर बात करें टेम्पोले दर्रे की, तो टेम्पोला जो दर्रा है ना, वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में है। इस बात को आपने याद रखना है। तो टेम्पोला दर्रा हिमाचल के लाहौल स्पीति में। भाई लाहौल स्पीति में सर कौन कौन से दर्रे हैं? तो आपका कुंजुमला दर्रा भी लाहौल और स्पीति के मध्य है। टेम्पोला हो गया। लालूनी जोत कहाँ पे? तो लालूनी जोत भी आपके लाहौल स्पीति में ही पड़ती है, लालूनी पास। इसके अलावा अगर मैं आपको पूछना चाहूँ तो गुलारी दर्रा लाहौल में पड़ता है, गुलारी। तो ये सारे दर्रे आपको याद रखने हैं। अच्छा, लाहौल को भरमौर से अलग करने वाले दर्रों की भी बता दीजिए। तो कालीचो दर्रा, ये लाहौल को भरमौर से अलग करता है। कालीचो बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीचो के अलावा आपका कुगती तो भाई देखो चंबा को पांगी से अलग करेगा। तो कुगती दर्रा ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका कुगती दर्रा भी लाहौल को भरमौर से, कुगती दर्रा बहुत बार पूछा गया, ये भी लाहौल को भरमौर से अलग करने वाला दर्रा है। शिफ्टिंग दर्रा, ये भी लाहौल को भरमौर से अलग करता है। तो शिफ्टिंग हो गया। ये सारे के सारे पासेज आपको ना डिटेल से याद रखने हैं, बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं के लिए बनते हैं, और जहाँ से सीधे क्वेश्चन परीक्षाओं के लिए बनेंगे वहाँ पर आप गलती की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पर है? भाई इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार पढ़ लिया है। गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए जोश के साथ। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव।